नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी डीजल पेट्रोल के नाम पर हुए बड़े खेल की, बिहार में शराबबंदी की खुलती पोल की। जानेंगे कब हो रहा है राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार, कैसे मोदी के जाल में फंस रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बात करेंगे पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति की, अंबानी के देश छोड़ने की, और बुलेटिन के आखिर में बात केंद्र की उज्ज्वला योजना के फेल होते दावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रविवार को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। उपचुनावों में मिली हार को लेकर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को लेकर बनाई जाएगी नई रणनीति। उपचुनावों में इन राज्यों में बीजेपी को मिली बड़ी हार। अभी कम नहीं हुई अनिल देशमुख की मुश्किलें। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनिल देशमुख, ईडी ने मांगी थी कस्टडी। सोमवार यानी 8 नवंबर से एक्शन में आएगी एनसीबी की विजिलेंस टीम। संजय सिंह शुरू करेंगे जांच। समीर वानखेड़े से वापस लिया गया आर्यन खान मामला। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरएसएस और भाजपा को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, सावधान रहे देश, एकता को खत्म कराने का काम करते हैं आरएसएस और भाजपा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सरकार ने दीपावली से ठीक एक दिन पहले डीजल पेट्रोल पर से उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी थी। इसके बाद कई आर्थिक विशेषज्ञों ने दावा किया था कि इससे केंद्र सरकार को ही इस साल 45,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने इस नुकसान की भरपाई भी जनता से ही करने का प्लान बना लिया है। तो क्या है सरकार का प्लान और कैसे जनता से खर्च की भरपाई करेगी सरकार? देखिए रिपोर्ट। दीपावली से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए के उत्पाद शुल्क में कटौती का ऐलान किया था। इसे मोदी सरकार की तरफ से देशवासियों को दिवाली गिफ्ट तक सरकार समर्थकों द्वारा बताया गया, लेकिन सरकार ने जनता को राहत देने के नाम पर भी खेल कर दिया। दरअसल सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम तो कम किए, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब बंद किया जा रहा है। 30 नवंबर के बाद इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को जो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है उसे बंद किया जाएगा। ये योजना 1.5 साल पहले देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के समय शुरू की गई थी। यानी गरीबों को दिए जा रहे मुफ्त अनाज से सरकार डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में की गई कमी के नुकसान की भरपाई कर लेगी। दरअसल जब भी सरकार से देश में डीजल और पेट्रोल के महंगे दामों को लेकर सवाल होता था तो सरकार मुफ्त राशन का हवाला देती थी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तो यहां तक दावा किया था कि पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क से जुटाई गई रकम का सरकार मुफ्त राशन, फ्री वैक्सीनेशन जैसी सुविधाओं में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आइए अब हम इस गणित को ही समझ लेते हैं। सरकार कैसे डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क कम करके भी घाटे में नहीं है। बीते अगस्त महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर खर्च की जानकारी देते हुए कहा था कि महामारी के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च के साथ 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है। इस योजना में लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। मई 2021 से नवंबर 2021 के बीच की अवधि में मुफ्त राशन पर सरकार का खर्च 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। और दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकार को हर महीने 8,700 करोड़ का नुकसान होगा। यानी इस वित्त वर्ष में करीब 44,000 करोड़ रुपए के राजस्व का सरकार को नुकसान होगा। अगर एक साल के नुकसान की बात करें तो ये करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। भारत में वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च तक का होता है। ऐसे में इस वित्त वर्ष में अब 5 महीने ही बचे हैं। यानी साफ है कि सरकार ने जितनी राहत डीजल और पेट्रोल से उत्पाद शुल्क कम करके जनता को दी है, उससे ज्यादा की कटौती जनता को दी जा रही सुविधाओं में कर दी है। जितना नुकसान डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क की कमी से सरकार को होगा, मुफ्त राशन योजना बंद करने से सिर्फ 7 महीने में ही उससे ज्यादा की बचत हो जाएगी। मोदी सरकार ने जितना दिया उससे ज्यादा वापस ले लिया। राहत का ये खेल बिहार में भी चल रहा है। 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी का लागू किया था। उम्मीद थी कि इससे प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी, लेकिन राहत की जगह जनता की परेशानी बढ़ गई है। सरकार को तो नुकसान हो ही रहा है, जनता की जान भी आफत में फंस गई है। इसे लेकर अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई थी, लेकिन बिहार में इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। इस मामले में सरकार की कमजोरी ही सामने आई। शराब की दुकानें तो बंद हो गईं, लेकिन राज्य में नकली शराब की फैक्ट्रियां जगह जगह लग गईं। हालात ये हैं कि आज बिहार में सबसे ज्यादा नकली शराब का इस्तेमाल होता है।
पुलिस कार्रवाई के नाम पर कमजोर वर्ग के लोगों को उठा ले जाती है, लेकिन दीपावली के समय नकली शराब से जब बिहार में 33 लोगों की जान चली गई तो ये मामला देश भर में सुर्खियों में छा गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि गड़बड़ कहां हो गई। वो दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को नीतीश के बयान खोखले दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब बड़बड़ प्रवचन दे रहे हैं तो इनके बगल में जो भाजपाई मंत्री खड़े हैं ना, उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। पुलिस एफआईआर में इसका जिक्र भी है। मंत्री के नामजद भाई को आज तक बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये इनकी कथित शराबबंदी की सच्चाई है। दरअसल जिस मंत्री की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय हैं। नीतीश कुमार जब नकली शराब के मामले में मीडिया को बयान दे रहे थे तो रामसूरत राय उनके बगल में ही खड़े थे। कुछ समय पहले ही बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक स्कूल पर छापा मारकर शराब से लदा ट्रक पकड़ा था। ये स्कूल रामसूरत राय के भाई का था। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। 33 लोगों की जान चली जाने से बिहार में नीतीश सरकार मुश्किल में फंस गई है। नीतीश कुमार का दांव उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। बिहार में सरकार मुश्किल में है तो राजस्थान में अशोक गहलोत की मुश्किलें उपचुनावों में मिली जीत ने कम कर दी हैं और अब गहलोत सचिन पायलट की मुश्किल कम करने को तैयार हो गए हैं। जी हां, गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार को तैयार हो गए हैं। तो कितने लोगों को मिल सकती है मंत्रिमंडल विस्तार में जगह, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की बल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद जहां गहलोत सरकार को मजबूती मिली है, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कांग्रेस आलाकमान ने अब मंत्रिमंडल बदलाव और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर फ्री हैंड दे दिया है। और आलाकमान के इस फैसले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं बल्कि विस्तार करने वाले हैं, जिससे उनके विरोधी बने सचिन पायलट की नाराजगी को भी खत्म किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 नवंबर यानी सोमवार को दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राजस्थान के मसलों को लेकर प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात की चर्चाएं हैं। उपचुनाव से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें चल रही थी, जिसमें कमजोर परफॉर्मेंस वाले कई मंत्रियों की छुट्टी होना तय मानी जा रही थी। लेकिन अब विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बदली हुई रणनीति के तहत मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत अपने मंत्रिमंडल में 9 से 10 मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं, जिसमें लगभग 4 तो पायलट समर्थक हो सकते हैं और एक बसपा के बागी विधायक को भी मंत्री बनाने की चर्चा है। इसके अलावा 4 से 5 वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा करके राजस्थान कांग्रेस में चल रहे विवाद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। पायलट गुट के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देना बेहद जरूरी है, क्योंकि उपचुनावों से पहले पायलट और गहलोत के बीच के मनमुटाव को कम होते भी देखा गया था। तभी से कयास लगने लगे थे कि दोनों के बीच किसी बिंदु पर सहमति बन गई है। अब गहलोत किसे अपने मंत्रिमंडल में जगह देते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उपचुनावों में मिली जीत को देखकर कांग्रेस की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में गहलोत पार्टी में एकजुटता लाने की पूरी कोशिश करेंगे, वरना अगले चुनाव में गहलोत की कुर्सी मुश्किल में फंस सकती है। गहलोत के संकेतों से पायलट खेमे में खुशी देखी जा रही है, तो दूसरी ओर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने चुनावों को लेकर जो संकेत दिए वो उनकी ही परेशानी बढ़ाते दिख रहे हैं। विपक्ष को भी योगी आदित्यनाथ को घेरने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसका फैसला बीजेपी हाईकमान को लेना है। तो क्या कहा है योगी ने, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, इसे लेकर उन्होंने पहली बार बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पार्टी जिस सीट से कहेगी वे वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में खुद के मैदान में उतरने के बारे में योगी ने पहली बार कोई टिप्पणी की है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए योगी ने कहा, मैंने हमेशा चुनाव लड़ा है और पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है जो तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका अलग ही प्रभाव चुनावों पर पड़ सकता है। वे एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ी टीम है प्रचार करने के लिए, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावों पर पूरी तरह से फोकस करने के लिए खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। पिछले हफ्ते ही उन्होंने ऐलान किया था।
मुख्यमंत्री के रूप में अपने अंतिम कार्यकाल के दौरान अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य थे। उन्होंने 2012 का चुनाव नहीं लड़ा था। इसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती, जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भी एमएलसी थीं। सन 2000 में राजनाथ सिंह हैदरगढ़ से विधायक के रूप में चुने गए थे और वे मुख्यमंत्री थे, जबकि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी निर्वाचित विधायक थे। वे गुन्नौर से चुने गए थे। अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ ये चलन तोड़ते हैं या नहीं। योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से यूपी में हलचल मच गई है। अब योगी के ऐलान से बीजेपी की मुश्किलें कम होंगी या बढ़ जाएंगी, ये तो बीजेपी आलाकमान के फैसले से ही साफ होगा। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी यूपी में हर दांव आजमाने को तैयार है। चुनावी रणनीति का हर दांव कांग्रेस भी आजमा रही है। पार्टी ने पंजाब में पीके पर बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ पंजाब में ही इस बार पंजा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। इसकी वजह पार्टी में छिड़ी कलह है, जो हाथ को हार की कगार पर भी ले जा सकती है। इसीलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मदद ले सकती है। इसे लेकर पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने संकेत दिए थे कि आगामी चुनाव में प्रशांत किशोर से मदद ली जा सकती है। वहीं चन्नी के बयान से इतर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पीके को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री उन्हें नियुक्त करना चाहते हैं तो ये पार्टी आलाकमान तय करेंगे। सिद्धू के बयान से साफ है कि वो खुलकर पीके के पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर इतिहास को देखें तो पीके कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। साल 2017 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 117 में से 77 सीटें जीती थी, जिसका श्रेय कांग्रेस ने आईपैक के संस्थापक प्रशांत किशोर को दिया था। वहीं इसी साल मार्च में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा करते हुए जानकारी दी थी कि प्रशांत किशोर उनके प्रमुख सलाहकार के रूप में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। फिलहाल सितंबर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा देने और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अपनी एक नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया है। इसके साथ ही वो पंजाब में कांग्रेस को हराने के लिए प्रमुख विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। कैप्टन को रोकने के लिए ही कांग्रेस पीके को लाना चाहती है, लेकिन उसमें भी नेताओं की राय बटी हुई है। अब देखना होगा कि आलाकमान प्रशांत किशोर को लेकर क्या फैसला करती है। यूपी और पंजाब सहित देश के 5 राज्यों में 2 महीने बाद ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दल अपने भविष्य के लिए हर दांव खेल रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने आर्थिक भविष्य की तलाश भारत के बाहर कर रहे हैं। उनका अब भारत में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों भारत छोड़ने की तैयारी में है अंबानी? देखिए ये रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने लंदन में स्टॉक पार्क एस्टेट को खरीदा है। इस डील के बाद से मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लंदन में बसने की खबरें आ रही हैं। रिलायंस समूह ने बयान जारी करके अंबानी परिवार के लंदन में बसने या रहने की खबरों को आधारहीन करार दिया है। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 4 लाख स्क्वायर फुट के घर एंटीलिया में रहते हैं। हाल की रिपोर्टों में कहा गया था कि अंबानी परिवार के बकिंघमशायर के स्टॉक पार्क में 300 एकड़ के कंट्री क्लब को अपना प्राइमरी निवास बनाने की उम्मीद है। रिलायंस ग्रुप ने कहा है कि उसके समूह की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में स्टॉक पार्क एस्टेट का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने साफ किया है कि इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को खरीदने का मकसद इसे एक गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिसॉर्ट के रूप में तैयार करना है। इसके लिए स्थानीय नियमों और गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। बयान में कहा गया है, यह अधिग्रहण समूह के तेजी से बढ़ते कंज्यूमर व्यवसाय को देखते हुए किया गया। साथ ही ये विश्व स्तर पर भारत की प्रसिद्ध आतिथ्य उद्योग के पद चिन्ह का भी विस्तार करेगा। मिड डे अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि महामारी में लॉकडाउन के दौरान इस परिवार को दूसरे घर की जरूरत महसूस हुई थी। हालांकि मुकेश अंबानी के पास मुंबई के अल्टा माउंट रोड पर 4 लाख स्क्वायर फीट पर एंटीलिया नाम का आलीशान मकान है। लॉकडाउन के दौरान मुकेश अंबानी के पूरे परिवार ने गुजरात के जामनगर में भी समय बिताया है। यहाँ उनकी रिफाइनरी भी है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। सूत्रों ने बताया है कि आम तौर पर भारत के लोग अपने घर पर दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के परिवार ने इस साल की दिवाली लंदन के नए घर में मनाई। 2-2.5 महीने से मुकेश अंबानी का परिवार लगातार मुंबई से बाहर है, इसलिए भी ये कयास लगाए जा रहे थे, जिनका खंडन अब खुद रिलायंस समूह ने कर दिया है।
और बुलेटिन के आखिर में बात फेल होती केंद्र की उज्ज्वला योजना की। 2016 में मोदी सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों को फ्री में गैस सिलेंडर देने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की थी। दावा किया गया था कि देश की 98% आबादी को लकड़ी की जगह गैस के इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया जाएगा। लेकिन सरकार शायद ये भूल गई थी कि सिलेंडर में गैस भी भरवानी पड़ेगी। आज गैस सिलेंडर के दाम आसमान पर हैं, ऐसे में लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं। मोदी सरकार उज्ज्वला योजना की सफलता का दावा करते नहीं थकती। उसका दावा है कि उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए, जिसके बाद गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई है। जबकि सच्चाई ये है कि जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमत सरकार ने इतनी बढ़ा दी है कि गरीब तो क्या मध्यम वर्ग के लिए भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। कोरोना महामारी में पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हुए लोग गैस सिलेंडर की कीमत को सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल छोड़कर अब वापस लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। द टेलीग्राफ में छपे एक सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है कि खाना बनाने के लिए लोग अब लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम और वेस्ट मिदनापुर के लगभग 100 दूर दराज के गाँव में 42% लोगों ने गैस सिलेंडर को उठाकर किनारे रख दिया है। सर्वे में सामने आया है कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बंद करने के जो मुख्य कारण हैं, उनमें पहला है गैस की कीमतों में वृद्धि, दूसरा है उपलब्धता और तीसरा है लॉकडाउन के दौरान लोगों की आय में कमी। गैस का खर्च न वहन कर पाने की वजह से वे एक बार फिर जंगल की लकड़ी पर ही निर्भर हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने गैस सिलेंडर को स्टोर रूम में रख दिया है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। सरकार का दावा है कि ज्यादातर लोग क्लीन कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल करें और कई तरह की बीमारियों से उन्हें बचाया जा सके, लेकिन सरकार की ये योजना अब पूरी तरह से फेल हो गई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।